गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जो भी प्रीलिम्स में आने वाला है उसको 150 घंटे में कंप्लीट कराने की। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो में प्रतिबद्धता जाहिर करी हुई थी कि मैं पूरा सिलेबस जो है प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो 150 घंटे में कराऊंगा। तो उसकी चौथी क्लास है जो कि इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें आज हम लोग जो मुद्दे देखेंगे, 2-3 मुद्दे देखेंगे। वो कौन कौन से हैं एक बार फटाफट देख लो। एक तो हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद में हम जाएंगे प्रधानमंत्री की बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद की। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद की हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो इन मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो लोग नए लोग हैं उनको मैं फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि अरुणोदय आईएएस 150 घंटे में प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो भी प्रारंभिक परीक्षा देना चाहता है उसका कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। तो आप यहां से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग, जब ये लाइव क्लासेस होंगी परसों से, तो ये टाइमिंग रहेगी हिस्ट्री 7 से 8, पॉलिटी 9 से 10, ज्योग्राफी रात में 9 से 10, 8 से 10 सॉरी 8 से 9 बजे तक, और इकोनॉमी 3 से 4, इन्वायरमेंट ये 5 से 6 बजे के बीच में होंगी। ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, तो क्या क्या उसमें हमें मुद्दे पढ़ने हैं और क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा इस पे मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। आप बस इसको सुनते जाइए और ध्यान देते जाइए। ठीक है, तो क्या क्या इसमें टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक है निर्वाचन प्रक्रिया, चुनाव विवाद, अर्हताएं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता दूं, इनको योग्यताएं बोला जाता है कि कौन जो है वो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, और इसके बाद में उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं, शक्तियां और कार्य क्या है, भारत एवं अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की तुलना भी हम लोग इसी के साथ में कर लेंगे और स्थिति की बात कर लेंगे कि कौन सा स्टेटस या किस स्थिति में रहता है हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो निर्वाचन प्रक्रिया कैसी है फटाफट देख लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में मौलिक अंतर है उसकी निर्वाचन प्रक्रिया में। ठीक है, तो उस पर हम लोग खास ध्यान देंगे। आओ देखते हैं। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है। सबसे पहली बात पॉइंट को नोट किया जाए कि उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, जैसा कि राष्ट्रपति में भी होता था। ठीक है, बल्कि परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है और वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इसका साफ साफ तात्पर्य क्या है कि निर्वाचक मंडल क्या है, दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों। यहां पे ध्यान देना चाहिए आपको कि यहां पे राज्य की जो विधानसभाएं हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य वो भाग नहीं ले रहे हैं, जैसा कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में वो भाग ले रहे थे। अर्थात ये मौलिक अंतर है। यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अर्थात यहां पे निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही सदस्य इसके चुनाव में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को पॉइंट को ध्यान से आप लोग 2-3 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। और ये क्या भिन्नता है फटाफट देख लेते हैं। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, दोनों सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें सिर्फ संसद के सदस्य शामिल हो रहे हैं, दोनों सदनों के सदस्य शामिल हो रहे हैं, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल हो रहे हैं।
लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं था, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं था। और दूसरा जो मौलिक अंतर है वो क्या है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात ध्यान से सुनेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं जब मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा था, और इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति को भी हम बता चुके हैं। तो जो लोग कंफ्यूज हैं वो पहला वीडियो देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं फटाफट, समय बहुत कम है, फटाफट करना है। चुनाव विवाद, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी जो शंकाएं होती हैं वह विवाद की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। पॉइंट को नोट किया जाए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो भी शंकाएं, जो भी दुविधाएं होती हैं, उसको उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, उसकी जांच करी जाती है, उसका निर्णय दिया जाता है, और वही निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। निर्णय कैसा होगा, अंतिम होगा, इसके बाद कोई बात विवाद नहीं होगा, सारी चीजें वहीं पर ठप हो जाएंगी, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। कैसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर हम तो यूरोप में घूम रहे थे, हम तो विदेश में थे और आपने उपराष्ट्रपति का चुनाव करा दिया, हम तो शामिल ही नहीं हो पाए। अगर कोई ऐसा संसद कहता है तो ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हाँ, तो वही यहां पे कहा जा रहा है, अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण होता है तो उस आधार पर यह चुनौती नहीं दी जा सकती है कि भाई हम शामिल नहीं थे, आपने चुनाव कैसे करा दिया। अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो, यही यहां पे कहने की कोशिश या चेष्टा हो रही है इस स्टेटमेंट में। ओके, चलो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, पॉइंट को नोट किया जाए, उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। पॉइंट को नोट किया जाए, उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, वो प्रभावशाली रहेंगे या प्रभावी रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई अगर उपराष्ट्रपति बन गया है और वो 1-2 महीने 3 महीने काम कर लेता है, इसके बाद अगर चुनाव अवैध घोषित किए जाते हैं कि नहीं अच्छे नहीं थे, धांधली हुई है, इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें होंगी यहाँ पे, तो इस आधार पर जो उस बीच में काम किए गए हैं उपराष्ट्रपति द्वारा वो अवैध घोषित नहीं होंगे, भले ही चुनाव पूरी तरह अवैध घोषित क्यों ही ना कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी अर्हताएं, मतलब क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या, योग्यताएं क्या है इसकी। तो उपराष्ट्रपति की चुनाव हो तो किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं रखनी चाहिए अपने पास में। सबसे पहली बात, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो। पॉइंट को नोट किया जाए, राष्ट्रपति में लोकसभा था और यहां पे आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता या योग्यता रखता हो और वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, सीरियल से बिठा देगा, पूछ देगा आपसे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसको 2-3 बार देखना, एटलीस्ट 2-3 बार देखना है, ठीक है। सारी चीजें आपको दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएंगी। उपराष्ट्रपति के पद की जो शर्तें हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। निम्न 2 शर्तों की बात करी गई है यहाँ पे। पहली देख लीजिए, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो।
यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो दो तरह की यहाँ पे शर्तें भी दी गई हैं कि भाई अगर आप किसी दूसरे पद पे हैं और आप चुनाव जीत गए हैं, जैसे ही आपने शपथ ले ली है और अपना कार्यभार संभालने वाले ही है, उसके पहले ही आपने क्या किया, आपने अपने जो पूर्व पद स्थापित थे उस पे रिजाइन कर दिया है, उस पे हट गए हैं, उससे पद मुक्त हो गए। ये ऐसा कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। और दूसरा, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लाभ का पद हमने कल बता दिया हुआ था पिछले वीडियो में ही, एक बार देख लेना, बार बार चीजें ये रटेंगे तो फिर दिक्कत होगी। आगे देखो, शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं। तो उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। दोहरे मतलब दो तरह के कार्य होते हैं। एक तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, और इस संदर्भ में उसकी शक्तियां, कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही रहते हैं या लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, और वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है, ठीक है। तो जिस तरह से प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई गई है उपराष्ट्रपति के लिए, वही प्रक्रिया जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वही प्रक्रिया अपनाई गई हुई है, ठीक है। तो ये मुद्दे आपने क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी वह कार्य करता है। वह का मतलब उपराष्ट्रपति कार्य करता है, ठीक है। कब कब करता है? जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य किसी कारण से, अन्य किसी कारण मतलब बीमार हो गया है, तो वो कार्यवाहक की तरह कार्य करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। और ये क्या है, संविधान में एक तरह से क्राइटेरिया दिया गया है, कोई भी संवैधानिक पद अगर रिक्त होता है किसी वजह से, तो 6 महीने तक तो कोई उसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है, लेकिन 6 महीने बाद क्या है, उस संवैधानिक पद को प्रॉपर प्रक्रिया के तहत उसको भरना होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अधिकतम 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, और इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा या निर्वाह करेगा, ठीक है। कि जब तक वो आ नहीं जाते हैं, तब तक हम सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। और ये सारे मुद्दे हैं। और जब ये काम कर रहा होगा, पॉइंट को नोट किया जाए, इसमें नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो सारे वेतन, भत्ते, फैसिलिटीज सारी की सारी राष्ट्रपति को जो मिलती हैं, वही उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो सारी सुविधाएं उसको मिलने लगती हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है कि वो क्या उपराष्ट्रपति रहेगा, नहीं, वो उस टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत एवं अमेरिका उपराष्ट्रपति की तुलना। यद्यप भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के मॉडल के आधार पर आधारित है, और इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। जैसा कि भारत में है ना कि 6 महीने तक रहेगा, इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। अमेरिका में नहीं है ऐसा। हालांकि मॉडल सेम है, लेकिन कार्यप्रणाली भिन्न है। और वो कैसी कार्यप्रणाली भिन्न है कि वहां पे 4 साल के लिए, अमेरिका में 4 साल के लिए चुना जाता, और इसी बीच किसी कारणवश अगर वो मान लो कि 2 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है और 2 साल बाकी है, तो शेष 2 साल के कार्य के लिए
जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा ना, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा, वो शेष 2 साल के कार्यकाल के लिए पद स्थापित होता है। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में कैसा है, 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद में राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई होगी, इतना ज्यादा मैं डीपली समझा रहा हूं। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता। जैसा कि मैं बता चुका हूं, वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता है या कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसकी थोड़ी स्थिति देख लेते हैं हम लोग, किस स्थिति में है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। दूसरा सर्वोच्च पद है किसके बाद में, राष्ट्रपति के बाद में। सबसे बड़ा कौन है, भारत का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, इसके बाद में उपराष्ट्रपति। ओके, तो ये दूसरे नंबर पे है आधिकारिक क्रम में, उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य हैं, उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुसार उसे कोई विशेष कार्य नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अतः इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है। नाम वर्ड याद रखेंगे, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है किसको, भारत के उपराष्ट्रपति को। और यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। ठीक है, हाँ, एक निरंतरता बनी रहे, खालीपन ना रहे। संवैधानिक पद है, हाँ, बात समझ रहे हो ना, संवैधानिक पद को खाली नहीं रखा जाता है, एक निरंतरता बनी रहे। इसी वजह से सब क्या है, आधिकारिक क्रम बनाए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष, वो नहीं तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर ये वो नहीं तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश, ऐसे एक तरह से क्रम बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब भारत का प्रधानमंत्री हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं मोदी जी। ठीक है, चलो देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी पद नियुक्ति मतलब पद मुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या है, और इनका राष्ट्रपति के साथ संबंध क्या है, और प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं, हम लोग बात करते हैं। कुछ इसका इंट्रो हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का, पहले वीडियो में जब मैं राष्ट्रपति की चर्चा कर रहा था मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक अध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा भी है, केवल राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, अर्थात राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है। और ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में, और पूछा भी गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है। ओके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, देखिए इधर मोदी जी खड़े हुए हैं और इधर जो हैं वो राष्ट्रपति जी खड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, शपथ दिलवा रहे हैं। तो कौन शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं किसकी, प्रधानमंत्री के पद की। ठीक है, चलो आप देखते हैं हम फटाफट। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। पॉइंट को नोट किया जाए, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है संविधान में कि कैसे नियुक्त किया जाएगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी उठा के आपने प्रधानमंत्री बना दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी कुछ कहा जा रहा है, देख लो एक बार। पहली बात क्या देखी, कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति को लेकर, परंतु संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है, क्या कहता है, कहता है किसी ऐसे वैसे कोई आप ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बना पा सकते हैं। क्या कहता है, देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार, हमारे यहाँ व्यवस्था कैसी है? संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं है। इस पे भी हम लोग एक डिबेट करेंगे, एक बातचीत करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे इस पे। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बात समझ में आ गई? किसी को ऐसे उठा के प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है, जबकि हमारा आर्टिकल 75 कहता है कि लोकसभा में जो भी बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री को पद मुक्त कैसे किया जा सकता है। दो तीन मुद्दे हैं यहाँ पे, दो तीन मुद्दे हैं, उसको ध्यान से देख लेंगे और वहां से क्वेश्चन फटाक से पूछा जाएगा। ठीक है, देख लो। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, सबसे पहली बात, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी टाइम हटा दो। राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं है कि वो किसी भी टाइम प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दे। प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य आप बिल्कुल ऐसा मत निकालें कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है प्रधानमंत्री पद पर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यह भी मत सोचना कि उसका कार्यकाल निश्चित नहीं तो राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा देगा, बिल्कुल भी नहीं है। कहा जा रहा है इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दे, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, पॉइंट को नोट किया जाए, जब तक बहुमत प्राप्त है लोकसभा में, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। और लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, अर्थात खुद ब खुद वो त्याग पत्र दे देता है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। त्याग पत्र ना देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, अगर आप मान लो लोकसभा, आप प्रधानमंत्री, आप लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है और आप त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान रखना ये उसकी विवेकाधीन शक्ति है राष्ट्रपति की, कि अगर आपने बहुमत खो दिया है तो आपसे त्याग पत्र मांग सकता है, और यही उसकी विवेकाधीन शक्ति है। तो इसको भी गिन लो कि विवेकाधीन शक्ति क्या है। जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो राष्ट्रपति उससे त्याग पत्र मांग सकता है, ओके, या बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या है एक बार देख लो। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, बोलता है वो। ये प्रधानमंत्री की विवेकाधीन शक्ति है। कैसी? स्वविवेक से काम करता है कि भाई ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, इन लोगों को आप नियुक्त करिए, इन लोगों को आप मंत्री बनाइए, उनको शपथ दिलवाइए। ये कौन कहता है? ये जो है प्रधानमंत्री बोलता है। किससे? राष्ट्रपति से बोलता है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, मंत्रालय आवंटित करता है मंत्रियों को, और उसमें फेरबदल भी करता है। वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है, उसे सलाह भी दे सकता है। इस पॉइंट को भी नोट किया जाए। और वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी नोट किया जाए। अगर वो प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है तो भी ऐसी बात है, मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है। ओके, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। क्या कौन कौन सी शक्तियां हैं हम लोग फटाफट देख लेते हैं। कौन कौन शक्तियां हैं यहाँ पे। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। ये यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, और इधर क्या है, इधर आपका प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, और ये बीच में क्या है, प्रधानमंत्री। तो यहां से और यहां से इस तरह से काम करता है। ये
सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों के बीच की जो संवाद रहेगा किसके थ्रू होगा? प्रधानमंत्री के थ्रू होगा। इसी वजह से कहा गया है कि इसके बीच संवाद की मुख्य कड़ी है और वह राष्ट्रपति को विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उनके सदस्यों, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। तो ऐसे देखो, जो भी कार्यपालक शक्तियां कल हमने बताई थी, राष्ट्रपति की जो कार्यपालक शक्तियां बताई थी या प्रशासनिक शक्तियां जो बताई हुई थी, तो वो ऐसे काम नहीं करती हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही उनकी जो भी प्रशासनिक शक्तियां हैं और कार्यपालक शक्तियां, उनकी प्रैक्टिस राष्ट्रपति करता है। और उस केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। ओके, तो ये सारी जो नियुक्तियां होती हैं ये प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहां पे राष्ट्रपति की कोई भी विवेकाधीन शक्ति काम नहीं करती है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। क्या क्या करता है? वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है कि राष्ट्रपति महोदय एक सत्र का आयोजन किया जाए, ऐसा आप अनाउंस करिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी, अब इस सदन का सत्रावसान किया जाए, इसको विघटित कर दिया जाए। हाँ, कर दिया जाए। तो क्या किया जाएगा? यहाँ पे राष्ट्रपति को ऐसी परामर्श कौन देता है? ये प्रधानमंत्री ऐसा परामर्श देता है। ओके, किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है कि हम यहां से त्याग पत्र दे रहे हैं, तुरंत लोकसभा को विघटित कर दिया जाए। तो ऐसी कौन सिफारिश कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। आप देख रहे होंगे कि जब भी वो लोकसभा में बोलता है या कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो वो वहां पे नीतियों की घोषणा कर सकता है कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सभा पटल पर वो नीतियों की घोषणा भी करता है। ओके, अन्य शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं, इसको हम लोग बात करने वाले हैं, विस्तार से बात करने वाले हैं कि जो अन्य शक्तियां हैं और कार्य क्या है। देख लो, वह नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, 2015 में इसका नाम चेंज किया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी होता है। पॉइंट इसको नोट कर लिया जाए, इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए, किसका किसका अध्यक्ष होता है वो। तो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का वो अध्यक्ष होता है। सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है वो। कोई भी चीजें होती हैं तो उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होता है। ओके, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये इसकी शक्तियां और कार्य आपने डिफाइन कर दिए। अब एक चीज और आती है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ संबंध कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं संविधान में, उनकी मैं चर्चा करता हूं और वही आर्टिकल्स राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध को उजागर करते हैं। हम लोग बात करते हैं एक एक करके। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। मैं इसके कई बार चर्चा कर चुका हूं, और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। फिर से एक बार देख लो फटाफट कि वो कैसे काम करता है, किसकी सलाह पर काम करता है, किसके परामर्श या मशवरे में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 75, संसदीय व्यवस्था का सार है। ये कैसे संसदीय व्यवस्था का सार है, देख लो फटाफट। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, जब चाहे मंत्री को हटा सकता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब प्रधानमंत्री बोलता है कि आप इनको हटा दीजिए तो वो क्या करते, त्याग पत्र मांग लेता है उस मंत्री से कि भाई हमको त्याग पत्र दीजिए, प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कुछ तुलना भी समझ रहे होंगे। कैसे मैं तुलनात्मक अध्ययन की ओर जा रहा हूं, कैसे तुलना आप कर सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। तो जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पॉइंट को नोट किया जाए, क्यों जो है आर्टिकल 75 को संसदीय व्यवस्था का सार कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें तमाम सारे डायमेंशंस आपने देखे हुए। यहीं से प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है, यहीं से प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो रही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा 75 आर्टिकल कहता है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए। एक मुद्दा और बचता है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। आर्टिकल 78 बहुत अच्छा है, सीधे सीधे यहां से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें 3 यहां पे आप देख रहे हैं कर्तव्य दिए गए हैं। कैसे कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे देखते हैं एक बार। तो आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। पहला है कि संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी जो भी कार्य हैं, जो भी संघ के कार्यपालक या कार्यकलाप हैं, प्रशासन से संबंधित विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संशोधित किया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? क्लिष्ट भाषा नहीं, इसका कहने का मतलब है कि जो भी संघ सरकार काम कर रही है, जो भी प्रशासन कर रही है ना, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा, जाके सूचित करेगा, संसूचित करेगा कि भाई ये देखो राष्ट्रपति जी, ये काम हो रहे हैं हमारे पास में, इसमें कोई आपको आपत्ति तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या है? संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगे, प्रधानमंत्री को वह जानकारी देनी होगी। तो 2 चीजें इसमें क्लियर हो गई हैं कि पहले एक तो प्रधानमंत्री खुद से सूचित कर देगा कि भाई ये हमारे संघ सरकार या प्रशासन ऐसे काम कर रहा है, और दूसरी बात कि जो भी राष्ट्रपति सूचना मांगे वो प्रधानमंत्री को देनी होगी। ठीक है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा, ऐसा भी 78 आर्टिकल कहता है। मान लो आप मंत्रिपरिषद में मंत्री हैं और उधर से टहलते हुए राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, आप दुखी बैठे हुए हैं, आप मंत्री हैं मंत्रिपरिषद में, आपने कोई जानकारी दी है, उसको माना नहीं गया है, तो वो कंधे पे हाथ रखेंगे, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है और हमारे मंत्रिपरिषद नहीं सुन रहा है, तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए उसकी बात को रखा जाएगा कि आप दुखी मत होइए, मैं आपकी बात को रखवाता हूं। तो ये 3 मुद्दे हमने देखे हुए आर्टिकल 78 में, यही कर्तव्य है प्रधानमंत्री के। ठीक है, प्रधानमंत्री की भूमिका एक बार देख लो। प्रधानमंत्री की शक्तियों कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री की भूमिका का विस्तार बहुत ज्यादा है, उसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है और अहम है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार कहना कतई गलत नहीं होगा। ओके, तो ये सारे मुद्दे हमने देखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं, फटाफट कर लेंगे कैसे कैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो काम कर रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, सबसे पहला मुद्दा हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिर मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, थोड़ा बड़ा मुद्दा है ये, जिसपे हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। मंत्रियों के उत्तरदायित्व, क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, और मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी है, मंत्रिमंडल एवं उसकी भूमिका, किचन कैबिनेट की भी हम लोग बात कर लेंगे कि किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है।
ठीक है, तो ये सारे मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार आपने ओवरव्यू एक बार फिर से देख लो, फटाफट देख लो। संवैधानिक प्रावधान, नियुक्ति, उत्तरदायित्व, संरचना, मंत्रिमंडल उसकी भूमिका और किचन कैबिनेट। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, हाँ थोड़ा मुद्दा है बड़ा, 20-25 मिनट हो जाएगा, हम लोग फटाफट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू, जैसा कि हर एक टॉपिक के बाद मैं बताता हूं, इंट्रोडक्शन एक तो देख लो फटाफट। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। किस पे आधारित है? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। अर्थात जो भी हमारे यहां संसदीय व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटिश मॉडल से ली गई है। ध्यान रखेंगे, भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। ये मैं बता चुका हूं आपको इससे पहले भी, ठीक है, बार बार ऐसी चीजें आएंगी तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे। संविधान में संसदीय व्यवस्था से संबंधित 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। इन दोनों की भी मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर से विस्तार से चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हाँ, ये बार बार आपको यूज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 74 और 75 की हम लोग बात करने वाले हैं दोबारा से। संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होता है। ये मैं 4-5वीं बार आपको बता रहा हूं। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगी, परामर्श करेगी। ठीक है, और उसका जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये है संवैधानिक प्रावधान। और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। पॉइंट को नोट किया जाए कि जो भी सलाह या सहायता दी जाएगी राष्ट्रपति को, वो किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगी, उस पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, उसको कानूनी प्रक्रिया से दूर रखा गया हुआ है। ऐसे क्यों किया गया है? सबकी स्वतंत्रता है। ठीक है, न्यायालय अपना स्वतंत्र है, सदन अपने स्वतंत्र हैं। ठीक है, कार्यपालिका स्वतंत्र है, विधायिका स्वतंत्र है, तो ये सबकी स्वतंत्रता बनी रहे, इस वजह से ये ऐसा प्रावधान किया गया है। ओके, और कार्य जो है वो सुचारू रूप से चले। हर काम में, हर सरकार के हर काम में न्यायालय आड़ंगा ना अड़ाए या बाधा ना उत्पन्न करे, इस वजह से क्या किया गया है, ये उसको जो भी सलाह दी जा रही है राष्ट्रपति को, न्यायालय द्वारा जो है उसमें जांच नहीं की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट देखो 75 हमने देख लिया हुआ है, फिर से देख लेते हैं। मंत्रियों के बारे में कुछ उपबंध करता है, जैसे क्या क्या करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल 75, फिर से देख लो एक बार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। हम 4वीं या 5वीं बार इसको मैं दोहरा रहा हूं, तो अब तक तो आपको भी रट गया होगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। पॉइंट को नोट किया जाए, पॉइंट को नोट किया जाए। यहां पे लोकसभा दिया है, कभी आपसे संसद यहां पे लिख देना। अगर आपको कभी संसद लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। क्या कहा गया है? लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। हाँ, यहां पे मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी। नेक्स्ट है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब क्या है? अगर आप संसद सदस्य हैं और 6 महीने के लिए गायब रहते हैं ना, अगर आप 6 महीने के लिए गायब रहते हैं तो आप वहां से पद मुक्त कर दिए जाएंगे। मतलब आप संसद नहीं रहेंगे, आप सांसद नहीं रहेंगे, संसद सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब यही है कि अगर आप लगातार 6 महीने तक ऐसा गायब रहते हैं तो ऐसा जो है यहाँ पे आपको मंत्री पद जो है
मंत्री पद से पद मुक्ति के लिए आज से बोल दिया जाएगा। बात समझ गए? अब एक और यहाँ पे मुद्दा है जो कि हम आर्टिकल से बात करने वाले हैं। आर्टिकल 77 के अनुसार यहाँ पे क्या बातें करी गई है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कुछ दबे कुचले अनुच्छेद होते हैं, वहां से यूपीएससी कभी कभी ब्लेड मार देता है। ठीक है, तो देख लो आर्टिकल 77 क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा कुछ कार्रवाइयों का संचालन किया जाएगा, जैसे क्या है कि समस्त कार्यपालक कार्यवाही या राष्ट्रपति के नाम से या राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त होंगी। कहने का मतलब क्या है? कथा 77 कहता है कि जो भी आप कार्यपालक काम करेंगे, जो भी आप यहाँ पे जो भी कार्रवाइयां संचालित होंगी और जो भी यहाँ पे जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो किसके नाम से होंगी? राष्ट्रपति के नाम से होंगी। ठीक है, जो भी आदेश दिए जाएंगे, जो भी नियम बनाए जाएंगे, वो सब उस पे साइन किसके होते हैं? मैंने कल ही बता दिया था कि राष्ट्रपति के नाम से होंगे और उसी के साइन होते हैं। प्रधानमंत्री के साइन कहीं नहीं होते हैं, ध्यान रखना ये सारी बातें। राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेश एवं अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियम निर्दिष्ट हो। जैसा राष्ट्रपति सुझाव देगा कि ऐसा ऐसा आप काम करिए, वैसे ही नियमों में क्या है, वैसे ही दस्तावेज, वैसे ही आदेश पारित किए जाएंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्रवाइयों को और सुगम बनाने के साथ ही मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करने के लिए नियम बनाएगा। पॉइंट को नोट किया जाए, यूपीएससी पूछ चुका या इस स्टेटमेंट को कि जो भी भारत सरकार की कार्रवाइयां हैं उनको सुगम बनाने के साथ ही जो काम आसान हो जाए, इसका मतलब है सुगम बना मतलब काम आसान हो जाए, काम आसान हो जाए। मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने में नियम बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल 77 ये सारे यहां पे बातें करता है। ठीक है, आर्टिकल 78 क्या कहता है? कुछ प्रधानमंत्री कर्तव्य हैं जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लो। वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय तथा विधायन प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगा कि भाई ये संघ सरकार कर रही है। ठीक है, ये सारे प्रशासन जैसे कुछ काम किए जा रहे हैं तो कौन ये इन्फॉर्म करेगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करता है। कौन सा आर्टिकल है? 78, आर्टिकल 78। और दूसरा इसी में काम क्या है? संघ का प्रशासन कैसे काम कर रहा है। राष्ट्रपति अगर पूछे प्रधानमंत्री को तो तुरंत जवाब देना होगा कि देखिए साहब, ऐसा ऐसा काम हो रहा है हमारे यहाँ पे, हमारा संघ का प्रशासन ऐसे काम कर रहा है, हमारे नियम कानून ऐसे काम कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट इसे हमने अभी बताया हुआ था कि यहाँ पे कि अगर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने विनिश्चय कर लिया है और मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री उसकी बात को नहीं सुन रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? कंधे पे हाथ रखेगा, बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं सुनवाई कराऊंगा आपकी। ठीक है, तो वैसे भी वो काम करता है और जो भी प्रॉब्लम होती है वो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। तो उसकी अब ये कह सकते हैं कि एक पार्टिसिपेशन पूरे मंत्रिपरिषद का होना चाहिए। ठीक है, 3 मुद्दे थे यहाँ पे हमने देख लिए हुए हैं ये 78 से। और मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? जैसे देख लिया आपने, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। तो इसको भी हम तीसरी बार हम कम से कम रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एक मंत्री संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा में किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वह उसी सदन में मत दे सकता है, उसी सदन में वोट दे सकता है वोटिंग के दौरान जिसका वह सदस्य हो। ठीक है, भाग तो आप ले सकते हैं, आप इधर से उधर चले जाएं, उधर से इधर आ जाएं, राज्यसभा से लोकसभा चले जाएं, लोकसभा से राज्यसभा चले जाएं, लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो आपको अपने ही सदन में वोटिंग करने को मिलेगी। ओके, तो ये सारे मुद्दे हैं। अब मंत्रियों के कुछ उत्तरदायित्व हैं, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। मंत्रियों के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं? एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं। किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व दिखाया जाता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, और एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो जो संसद सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उनका किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति।
ठीक है, लिखा था ना, आपने देखा था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये आपने इंट्रो देख लिया है, अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है, क्या है, कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे। अगर आपने अनबन हुई प्रधानमंत्री से या आपने मंत्रिमंडल के निर्णयों के खिलाफ कोई अपना मत जाहिर किया हुआ है तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपका मंत्री पद जो है वो बर्खास्त कर दिया जाएगा, आप मंत्री पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व के हिसाब से काम करना है। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, हमने अभी जैसे बातों बातों में बता दिया था, एक बार हम लोग पीपीटी से देखते हैं। इसका अर्थ है, सबसे पहली बात 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी वर्णन किया गया है। इसका अर्थ है मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होती है, अर्थात मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को किसी भी समय हटा सकते हैं उसके पद से। ठीक है, बात समझ में आ गई। जबकि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नोट में देखो कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि भारत के संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार कोई विधिक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व का उपबंध नहीं किया गया है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए। ब्रिटेन में यह व्यवस्था है, ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है कि वहां पे यह व्यवस्था है कि कोई भी मंत्री, किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की कोई जो विधिक जिम्मेदारी हमारे यहां नहीं है वो वहां पे है। जैसे कोई काम जो है जैसे भारत में देखेंगे संसदीय व्यवस्था में, अगर कोई संसद सदस्य कोई उत्तरदायित्व लेता है, जिम्मेदारी लेता है और कोई बात ऐसी होती है तो वो नकार सकता है कि नहीं, हमारा ये उत्तरदायित्व नहीं था, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि ब्रिटेन अगर होता यहाँ पे तो मंत्री ही उसकी विधिक जिम्मेदारी भी होती और वो उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करता है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं मंत्रिपरिषद की संरचना कि ये कैसे बना हुआ है। ओके, कैसे बनता है। संरचना में हम लोग देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि कैसे बनता है। तो तीन तरह के यहाँ पे मंत्री होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। अच्छा, कैबिनेट शब्द का जो है पहली बार कब प्रयोग किया गया है ये हम लोग देखेंगे। अभी 1978 में दरअसल में किया गया था और 44वां संविधान संशोधन था, तो उसमें हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं जब आपात की बात करेंगे। तो तीन तरह के मंत्री यहाँ पे शामिल होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री हैं, दूसरे राज्य मंत्री हैं और तीसरे उप मंत्री होते हैं। और बस इनके बीच में अंतर क्या होता है, इनके बीच में बहुत सारा मौलिक अंतर है जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो उनके बीच पद क्रम का अंतर होता है। ये कैबिनेट मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट मंत्री के पास में हो सकता है कि कोई एक मंत्रालय हो, दूसरा मंत्रालय हो या तीसरा मंत्रालय हो। ठीक है, तो एक साथ तीन मंत्रालय भी हो सकते हैं और उसका वो इंडिविजुअल हेड होता है। ठीक है, इंडिविजुअल हेड होता है। ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे कोई नीचे तो तमाम सारे वहां पे आप देखेंगे कि जो राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री है, उसकी सहायता के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा, फिर राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि राज्य मंत्री एक स्वतंत्र प्रभार भी, स्वतंत्र प्रभार, ये आप बात समझ रहे हैं क्या मतलब इसका? होता तो वो राज्य मंत्री है लेकिन वो किसी इंडिविजुअल मंत्रालय का हेड होता है, अर्थात वो कैबिनेट मंत्री के नीचे नहीं होता है, उसके अंडर नहीं होता है।
वो स्वतंत्र होता है, अपने आप में स्वतंत्र मंत्रालय का हेड होता है वो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो 3 तरह के मंत्री हैं यहाँ पे, और उनमें अंतर क्या है जो हमने देखा हुआ है, उनका पद क्रम क्या है, वेतन क्या है, और राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व बात समझ रहे हैं कि उसकी पहुंच कितनी है समाज में, उसका राजनीतिक वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे कुछ भी अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी मंत्रियों का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी होता है। मंत्रियों की एक और श्रेणी है जिसको हम लोग संसदीय सचिव बोलते हैं। पॉइंट को नोट किया जाए, 3 तरह के तो यहाँ पे मंत्री दिए गए हैं, लेकिन एक श्रेणी और है जिसको हम लोग संसदीय सचिव कहते हैं, और इनके पास कोई विभाग नहीं होता है, कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। वह क्या करता है, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। हालांकि सहायता के लिए तो ये भी होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी इनकी सहायता करते हैं कैबिनेट मंत्री की, लेकिन पर्टिकुलर आप देखेंगे संसदीय सचिव भी होते हैं चौथे नंबर पर, जिनके पास कोई विभाग नहीं होता है, और वो जो भी मंत्री हैं, जो भी वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और संसदीय कार्य में सहायता करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मंत्रिमंडल देखो, इसको कब पहली बार, इस शब्द को कब गढ़ा गया था, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। पॉइंट को नोट किया जाए, मंत्रिमंडल का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी ये इतना शक्तिशाली निकाय बनकर उभरा हुआ है, और ये अब स्थापित हो गया है। और इसमें कुछ ही मंत्री होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक कैबिनेट मंत्री के पास में हो सकता है 2-3 मंत्रालय चले जाए, और उन सबका हेड होता है, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल मंत्रिमंडल जैसी अवधारणा वो कब आई हुई है, क्योंकि संविधान में नहीं दी गई थी। मंत्रिमंडल शब्द का प्रथम बार उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 44वां संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई जी की सरकार, वहां पे ये शब्द गढ़ा गया हुआ था। और उसके पीछे तमाम सारे कारण हैं, जब हम आपात उपबंध पढ़ेंगे वहां पे हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया था। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है, बहुत छोटा सा निकाय है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। उसमें 15 से 20 मंत्री तक ही होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते, पॉइंट को नोट किया जाए, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। अतः यह मंत्री परिषद का भाग है। यह वास्तविक रूप से मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग और उसके लिए कार्य करता है। पॉइंट को नोट किया जाए कि यही सारी शक्तियों को प्रैक्टिस करता है, और ये उसके लिए कार्य करता है। किसके लिए, मंत्री परिषद के लिए। वास्तविक शक्तियां इसी के पास में होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री होते उनको भी बुलाया जाता है, लेकिन जब बुलाया जाएगा तभी जो है मीटिंग में शामिल होंगे या कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। हालांकि राज्य मंत्रियों को भी बुलाया जाता है, लेकिन जब इनवाइट किया जाएगा तभी आप मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो 15 से 20 मंत्री इसमें होते हैं। ओके, मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। जैसा कि हमने देख चुके हैं, एक छोटा सा निकाय है, लेकिन इसकी भूमिका कितनी ज्यादा है अभी आपको समझ में आएगी। मंत्रिमंडल हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है, उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यह केंद्र सरकार की नीति निर्धारक अंग है, उच्च कार्यकारिणी है। यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है, ठीक है, समन्वय करती है। और यह राष्ट्रपति की सलाहकार संस्था है। इसका परामर्श उस पर बाध्यकारी होता है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, ठीक है। जो भी सलाह और परामर्श दिया जाएगा वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है, और यह सभी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटती है, ठीक है। और यह सभी बड़े विधि और वित्तीय मामलों से निपटती है। यह विदेश नीतियों और विदेशी मामलों को भी देखती है, ठीक है। तो ये तमाम सारे कार्य क्या करती है, जितने मुख्य कार्य हैं, जितने भी मुख्य कार्य हैं, सब में मंत्रिमंडल की भूमिका आप देखने को मिलेगी, ठीक है। किचन कैबिनेट की एक अवधारणा है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं फटाफट, फिर इसको हम लोग फिनिश करते हैं। किचन कैबिनेट, अच्छा, किचन कैबिनेट वही है जो आप सोच रहे हैं, जो किचन वाली अवधारणा है।
किचन में क्या मतलब मुख्य मुख्य लोग शामिल करते हैं। आप जब किसी को बुलाते हैं खाने पे तो क्या करते हैं, आइए कभी शाम में, तो एक तरह से जहां पे खाने के लिए टेबल सजाई जाती है, बैठक, तो वहां पे मुख्य लोगों को बुलाया जाता है, कुछ अतिथि लोगों को बुलाया जाता है जो आपके शुभ चिंतक हो और वो आपके डिबेट में शामिल हो सकते हैं, कुछ आपको सलाह मशविरा देते हैं। किचन कैबिनेट की अवधारणा बिल्कुल ही वैसी है, आपके सुख दुख के चिंतक, आप ऐसे कहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली एक अनौपचारिक संस्था है, पॉइंट को नोट किया जाए। कैबिनेट, किचन कैबिनेट क्या है, एक अनौपचारिक संस्था है, इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। औपचारिक रूप से निर्णय लेती है ये, इसके निर्णय बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन कैसी संस्था है ये, अनौपचारिक है, ठीक है, अनौपचारिक है। इसमें प्रधानमंत्री अपने 2 या 4 प्रभावशाली एवं पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है, जिससे वह हर समस्या की चर्चा करता है। जैसा कि मैंने बताया हुआ था, जब भी आप खाने पे बुलाएंगे किसी को तो बहुत ही खास को बुलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की अवधारणा किचन कैबिनेट की है। और यह संस्था प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है, ठीक है। तो एक तरह से किचन कैबिनेट की अवधारणा ये हमने देख ली हुई है। अब बाकी सारे जो मुद्दे रहेंगे वो हम लोग बात करेंगे आगे कि क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ये टेलीग्राम नंबर है, यहां से जुड़ सकते हैं। जैसे अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल इसका नाम है, ये टेलीग्राम नंबर है। और ये नंबर से यहाँ पे कोई भी डाउट हो आपको, नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी, जो भी आपको लेना है, इस नंबर से, ये नंबर दिए गए, इन पे आप फोन करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। कोई और क्वेरीज है तो भी आप बात कर सकते हैं, ये यूट्यूब चैनल है अरुणोदय आईएएस का, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए हुए। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, संसद के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो वहां पे हम लोग थोड़ा टाइम लगेगा। ये समझिए कि वहां पे 3 से 4 क्लासेस होंगी, एटलीस्ट 4 क्लासेस होंगी, तब संसद खत्म होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते रहो और 4-5 बार इसको देखना है, एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो देख ही लो, नहीं 4-5 बार तो इसको देखो। और इससे कोई बाहर का नहीं आएगा, इसमें सारे फैक्ट, सारे कंसेप्ट मैं बार बार बताता रहूंगा कि कहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कहां से पूछा गया है, तो इसमें बहुत आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसको देखते रहो और फिर इसके बाद में हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।